अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा तो कैसे हैं सब। अच्छा तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी पाक स्टडी सीरीज। पाक स्टडी की जी हम सीरीज कर रहे हैं जी, जिसमें हम आपको जी पाक स्टडी के लेक्चर देंगे जी सारे। हम पाक स्टडी जी एक तरह से 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जी, और ये टिल मतलब के टिल 2021 तक करेंगे जी। ये कंप्लीट हम पाक स्टडी करेंगे जी। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी पाक स्टडी, या जिसे इंडो पाक हिस्ट्री भी कहते हैं जी। इंडो पाक हिस्ट्री भी है जी यही। अच्छा, इंडो पाक हिस्ट्री में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो देखते हैं ना कि इंडिया को इंडिया या हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया को हिंदू या हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। सबसे पहले यहां पे आए हैं जी आर्यंस। ये है जी आपका इंट्रोडक्शन टू नेम। ये है आपका एक तरह से जी इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुस्तान। इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुस्तान, कि इसे हिंदुस्तान इसका नाम रखा कैसे गया। सबसे पहले यहां पे आए हैं जी आर्यंस। आर्यंस ने इस सरजमीन को कहना स्टार्ट कर दिया है सप्ता सिद्धू। आर्यंस आर्यंस आए हैं जी। आर्यंस ने इसे कहना स्टार्ट कर दिया सप्ता सिद्धू। सप्ता सिद्धू सप्ता सिद्धू कहते हैं जी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। लैंड ऑफ 7 रिवर्स के 7 दरियाओं की सरजमीन। लैंड ऑफ 7 रिवर्स, तो जी सप्ता सिद्धू। अच्छा, उसके बाद यहां पे जी जो थे आप हमारे जो हमसाए थे ईरानियंस या पर्शियन। पर्शियंस ने जी इन्हें कहना स्टार्ट कर दिया जी हफ्ता हिंदू। पर्शियन, तो पर्शियंस ने जी इस सरजमीन को कहा हफ्ता हिंदू। हफ्ता हफ्ता हिंदू। हफ्ता हिंदू कहते हैं जी आपकी एज लाइक वॉच, के एक तरह से घड़ी की सलाह दी जी इन्होंने। एज लाइक वॉच, आपकी घड़ी की सलाह। घड़ी की इस्तेलाह दी है जी पर्शियन ने जी। अच्छा, उसके बाद यहां पे आता है जी अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जी अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ने जी इस सरजमीन को कहा है जी हिंदू की बजाय जी उसने इसे कहा है जी इंड। हिंद को इंड से बदल दिया जी उसने। चेंज हिंद बाई इंड। चेंज चेंज हिंद बाई इंड, उसने जिसे कहा दिया जी इंड। इंडिया मतलब कि एक तरह से गोल चीज की इस्तेलाह दी है जिस अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अब मैं आपको बताऊंगा कि अलेक्जेंडर ग्रेट कौन है, ये पर्शियन एम्पायर आर्यन एम्पायर कौन है। ये जस्ट अभी आप इतना देखें कि हिंदुस्तान इसे कहते क्यों है। अच्छा, तो अलेक्जेंडर के बाद ना यहां पे जी इंटर होते हैं जी मुस्लिम। जब मुस्लिम यहां पे इंटर होते हैं तो जी इन्होंने इस सरजमीन को कहना स्टार्ट कर दिया हिंदुस्तान, कि हिंदुओं की सरजमीन। मुस्लिम्स ने इसे कहना स्टार्ट कर दिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं के रहने की जगह। तो जी ऐसे इसका इंट्रोडक्शन कुछ बनता है। पहले आर्यंस आए, उन्होंने इस जगह को कहना स्टार्ट कर दिया जी सप्ता सिद्धू, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। उसके बाद जी पर्शियन आए, पर्शियन ने जी से कह दिया जी हफ्ता हिंदू, एज लाइक वॉच, कि एक तरह से घड़ी की इस्तेलाह इन्होंने दे दी। उसके बाद जी अलेक्जेंडर ने क्या किया, हिंद को चेंज कर दिया जी इंड से। उसके बाद जी जब मुस्लिम यहां पे इंटर हुए हैं, अब ये इनका एरिया, इनका मतलब के रेंज भी पढ़ना है कि किस किस दौर में ये आए और कब कब ये आए। मुस्लिम्स ने इसे कहना स्टार्ट कर दिया जी हिंदुस्तान। उसके बाद जब यहां पे अंग्रेज आए, जब मतलब के इंग्लिश पीपल यहां पे आए, इंग्लिश पीपल ने इस सरजमीन को कहा जी इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल ने इस सरजमीन को कहा जी गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। गोल्डन स्पैरो, इन्होंने इस सरजमीन को कहा है जी गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया।
जिसे जी आज स्टिल स्टिल अब तक गोल्डन स्पैरो इस रीजन को कहा जाता है, जिसमें आपके आ जाता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश। ये जी सारे इस सारे रीजन को कहते थे हम उस दौर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन जिसमें बर्मा भी है वो भी आ जाता है जी, इसे कहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अंग्रेजों ने इस सारे एरिया को कहना स्टार्ट कर दिया जी गोल्डन स्पैरो। तो अब हम देखते हैं कि ये किस किस दौर में आए, कब कब आए, वो ही अब हम सारा देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको पता है कि इंटर होते हैं जी कौन? आर्यंस। मैंने जी आपको अपने हिंदुइज्म के लेक्चर में आर्यंस का जी ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है कि आर्यंस कब आए, इन्होंने क्या क्या मतलब कि यहाँ पे इन्वेंशंस की, क्या क्या सिस्टम दिए इन्होंने। तो आर्यंस यहाँ पे आते हैं जी 1500 बीसी में। 1500 बीसी में आर्यंस यहां पे आते हैं जी। आर्यंस आकर क्या करते हैं कि आर्यंस जी इसे सप्ता सिंधु कहते हैं कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। आर्यंस आते हैं 1500 बीसी में और ये जी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सब बातें मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में, हिंदुइज्म के लेक्चर में बताया हुआ है, रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड की सीरीज में जी, कि आर्यंस ने क्या किया। इन्होंने जी पंचायत सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस किया, कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद ये हिंदुइज्म की इन्होंने जी बुनियाद रखी। इन्होंने कहा कि बरहमा, उसके बाद 3 खुदाओं का जी इन्होंने निजाम दिया। ये सारा इन्होंने मैंने आपको बताया हुआ है जी। उसके बाद आर्यंस ने ना जी 600 बीसी में ना 600 बीसी में इन्होंने आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न एरियाज, कनक्वर्ड नॉर्दर्न एरियाज, इन्होंने जी नॉर्दर्न एरियाज पर जी कब्जा कर लिया जी। कन्वर्ट कर लिया जी इन्होंने नॉर्दर्न एरियाज। नॉर्दर्न, अब नॉर्दर्न एरियाज कौन कौन से हैं जी? जिसमें आ जाते हैं आपके बंगाल, बिहार, बनारस, इंडिया में जो आपका है बंगाल, बांग्लादेश, उसके बाद जी बिहार इंडिया में, उसके बाद जी बनारस। ये जो एरिया थे ना जी, तो इन्होंने 600 बीसी में पहले थे ये इंडस सिविलाइजेशन में जी। जो आपकी ये इंडस सिविलाइजेशन है, ये टैक्सला वाला रीजन, सारा सिंध वाला रीजन, पहले ये यहां पे थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, 600 बीसी में इन्होंने ये सारा नदरन एरियाज भी टोटल इन्होंने कन्क्वर कर लिया, ये भी सारा अपने कब्जे में ले लिया जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 520 बीसी में, बीसी का कंसेप्ट आपको मैं दे दूंगा अगर, तो बीसी जी आपकी बैकवर्ड चलती है। अब देखें, पहले बड़ा हिस्सा आएगा, उसके बाद छोटा, फिर इसके बाद छोटा, फिर छोटा। ये एक तरह से बैकवर्ड चलती है जी आपकी। 520 बीसी में यहां पे आते हैं जी डायरिस द ग्रेट। क्या करते हैं कि पूरा के कि आपका सारा एरिया कहा जाता है इसके आधी दुनिया में फाउंडर इसी जो इसी इसका ये
Alexander the Great, Alexander the Great, Alexander the Great। अब अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात की जाए तो जी अलेक्जेंडर द ग्रेट आपका जी 334 बीसी में किंग बनता है जी। इसकी जो एम्पायर है वो है जी, इसकी एम्पायर है जी मैसिडोनियन एम्पायर। मैसिडोनियन एम्पायर ग्रीस के ऊपर है जी आपका मॉडर्न यूरोप में। मॉडर्न यूरोप में ये कंट्री है जी मैसिडोनिया। मैसिडोनियन एम्पायर, मैसिडोनियन एम्पायर है जी ये आपकी। मैसिडोनियन एम्पायर का जी ये फाउंडर है अलेक्जेंडर द ग्रेट, फाउंडर ऑफ मैसिडोनियन एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये जी क्या करता है जी, ये भी फिर ना जैसे साइरस द ग्रेट दुनिया को फतह करने के लिए निकलता है, ऐसे ही जी क्या करता है कि जो ये आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट है, इनके बारे में भी कहा जाता है, एक ये और एक साइरस द ग्रेट। कहते हैं कि इन दो बंदों में से जो एक बंदा है जी वो है जी आपके हजरत जुल्करनैन। अच्छा जी, अब ये अलेक्जेंडर द ग्रेट भी दुनिया को फतह करने के लिए निकलता है। ये क्या करता है 331 बीसी में ना जी ईरान पर हमला करता है, पर्शियन एम्पायर पर हमला करता है और ये क्या करता है जी अकेमेनियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, मतलब कि अपनी खत्म कर देता है। ये जी क्या करता है, इसकी सारी बातें आप लिख ले जी। ये क्या करता है 331 बीसी में, 331 बीसी में कनक्वर, ये क्या कर लेता है जी कनकर अकेमेनियन एम्पायर। यहां पे अच्छा यहां पे अकेमेनियन एम्पायर। अब जी इनका जो लास्ट किंग होता है वो होता है जी पर्सिपोलिस। इनका लास्ट किंग पर्सिपोलिस। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जी, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं जी ये। अच्छा जी, लेकिन अब ये एक तरह से आपको स्टोरी और कंप्लीट कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूं कि ये चीजें कैसे आई हैं, कैसे इनका कनेक्शन है जी। ये सारे क्वेश्चन हैं जी आपके। अच्छा जी, उसके बाद ये जी इनका लास्ट किंग होता है किसके खिलाफ, ये लड़ते हैं जी पर्सिपोलिस के खिलाफ। पर्सिपोलिस जो इनका लास्ट किंग होता है वो होता है जी। अच्छा, उसे जी अलेक्जेंडर द ग्रेट शिकस्त देता है जी और क्या करता है, इस पे जी कब्जा कर लेता है अकेमेनियन एम्पायर पे जी। मैसिडोनियन एम्पायर कब्जा कर लेती है। अब जी ये क्या करते हैं, ये है जी आपका 331 बीसी का। उसके बाद 330 बीसी में ये क्या करता है, अफगानिस्तान पर हमला करता है और अफगानिस्तान को जी कन्क्वर कर लेता है और वहां पे जी ये अफगानिस्तान में शादी करता है जी रुखसाना से। रुखसाना से जी ये शादी करता है जी अलेक्जेंडर द ग्रेट, पठानों के खानदानों में से, अफगानों में से जी। उसके बाद जी 326 से 27 बीसी में ये क्या करता है जी अटैक ऑन इंडिया। ये जी अटैक करता है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, अटैक ऑन इंडिया। और जी इस 326 से 27 बीसी में हुई है जी आपकी बैटल ऑफ हाइडापस, बैटल ऑफ हाइडापस। उसके बाद ये
आपकी और उसके बाद ये मूव करता है, मुल्तान जाता है और मुल्तान का जो किला, मुल्तान के किले में जी सेना, मुल्तान के किले में जी एक इसके बाद ये है तो 323 में वो कहाँ पे हुआ? अच्छा, तो अब ये रीजन पाकिस्तान ऐसे आप उसके बाद हम देखते हैं अब इंडिया में क्या अच्छा तो मतलब से कुछ हो उसे जो है इस एरिया की जो तो क्या कहते हैं इसी की नस्ल में से आगे यहाँ पे हिंदू डायनेस्टी स्टार्ट। तो ये आपकी सबसे पहले डायनेस्टी आई है। तो सबसे पहली जो सबसे पहली डायनेस्टी आई है यदि आपकी अच्छा अब इसका जो फाउंडर है जी चंद्रगुप्त अब इसकी यही है कि कब से कब तक रही है। तो इसकी यही है कि वो जब उसने राजा पीरस ने क्या किया था 323 में 326 में 323 में क्या किया 325 में हुआ। तो ये तीन उसकी राजा पीरस की औलाद में से 329 में इसकी 329 कितना सा हो गया। अच्छा अब इनके अगर इम्पोर्टेंट किंग की बात तो इनका जो इम्पोर्टेंट किंग है आप अशोका जिसमें शाहरुख खान ने अशोका में जी शाहरुख खान की। अच्छा अशोका है जी इम्पोर्टेंट इनका। अच्छा जो था ये फॉलोअर था मत करिए। और उसके बाद इसने क्या किया कि इसने आपकी जो पाकिस्तान में जो आपकी टैक्सला यूनिवर्सिटी की बुनियाद इसने रखी। पुरानी एक टैक्सला यूनिवर्सिटी की बुनियाद इसने रखी। अच्छा जी उसके बाद इस नाम जो ये है ना तो ये जो ये
कास्ट सिस्टम, तो ये ना कास्ट को नहीं। अब जी जो अशोका है, अशोका ने इनकी जो प्लेस होती है ना, सेकंड प्लेस, इनकी प्लेस को ऐसे जो इनकी इसे कहते हैं स्तूपा। स्तूपा आप कहते हैं जी, स्तूपा है जी आप इनकी प्लेस का स्तूपा। तो जी इसने अशोका ने एक स्तूपा बनाया अपने आपके सामने कंस्ट्रक्ट स्तूपा। हमें जिसने क्या किया, एक स्तूपा बनाया, स्तूपा जो इनकी इबादत का अब तक स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है अब तक है। उसके बाद आपके मैदान के एरिए में, मैदान में भी इसने स्तूपा बनाया। अच्छा टैक्स में यूनिवर्सिटी बनाई और स्तूपा बनाया जी। उसके बाद ये जी इसकी डेथ होती है 232 एडी, 232 एडी इसकी डेथ होती है। इसकी डेथ के बाद ना ये डायनेस्टी है, ये मतलब कि ना एक तरह से ये इनका अशोका जो था ये इनका पीक पॉइंट था। यहाँ पे जो ये डायनेस्टी थी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही थी। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, अशोका की डेथ के बाद इनकी जी क्या हुआ, ये अपने लो पॉइंट पे ये ऊपर से आगे स्टार्ट हो गए। तो ये फिर क्या कर रहे हैं इनकी डायनेस्टी के बाद 125 शुंगा डायनेस्टी का एक इन्हीं की आर्मी का वो क्या करता है, इसे खत्म कर देता है। तो इसके बाद ही आगे की डायनेस्टी आती है शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी इसका जो फाउंडर है वो है शिवगुप्ता। इसके मैं लेकिन आपको ये जो फाउंडर शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर आर्किटेक्ट से लिख के दिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट डाटा आपको याद रखना है। जानते हैं ये डाटा, पुष्यमित्रा इनका जी फाउंडर है शुंगा डायनेस्टी का। तो जी जो इनके ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो वो है जी 125 बीसी से लेकर कोई 63 बीसी तक, 165 बीसी से लेकिन नॉट डिक्लाइनिंग, इस डायनेस्टी का ड्यूरेशन नॉट डिक्लाइनिंग। जो इससे भी इम्पोर्टेंट है इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ये अशोका भी नहीं, इसे डायनेस्टी ऑफ अशोका भी कहते हैं, इस डायनेस्टी को डायनेस्टी ऑफ अशोका भी कहते हैं। तो जी पुष्यमित्रा क्या करता है, इन्हीं की इन्हीं के आर्मी का जो चीफ था ये जी डिफीट कर देता है और ये क्या करता है, इनके जो डायनेस्टी को जो है वो खत्म कर देता है। पुष्यमित्र इनका नाम होता है, पुष्य लेता है अपने खानदान का। अच्छा जी पुष्यमित्रा होता है जी। तो अब ये इनके दौर में ना जो इनका कैपिटल था, इनका कैपिटल था जी टैक्सला। अच्छा ये था जी इनका स्टेट कैपिटल। अगर इनके प्रोविंशियल कैपिटल की बात की जाए तो वो था जी इनका विजयनगर। प्रोविंशियल कैपिटल था जी इनका विजयनगर। और आप उसका पिशावर को कहते थे जी पिशापुर। पिशापुर, पिशावर का अगर ओल्ड नेम पूछ लिया जाए तो वो था जी पिशापुर, उस वक्त इसे कहते थे पिशापुर। पिशापुर था जी पिशावर का ओल्ड नेम। इस वक्त ये डायनेस्टी थी उस वक्त ये पिशापुर इसका जी ओल्ड नेम था। तो ये थे जी इनके कैपिटल। तो स्टेट कैपिटल अगर इनके कंट्री वाइज कैपिटल पूछा जैसे हमारे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, गुजरात का भी इस्लामाबाद है, सिंध का भी बलूचिस्तान, कराची, इस तरह भी जो इनका प्रोविंशियल कैपिटल था वो था जी श्रीनगर और जो इनका स्टेट कैपिटल था वो था जी टैक्सला। अच्छा जी अब इनके दौर में ना मतलब कि अदब लिटरेचर को बड़ी तरक्की हुई, लिटरेचर डेवलपमेंट हुई इनके दौर में। लिटरेचर डेवलपमेंट कहते हैं
जिसे कहते हैं जो अरबों की जो तरक्की ज्यादा इस दौर में इसे कहते हैं। अच्छा जी, इनके बाद की डायनेस्टी स्टार्ट, शुक्र डायनेस्टी के बाद किशन डायनेस्टी, इसके बाद स्टार्ट किशन डायनेस्टी। कृष्ण डायनेस्टी है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जस्ट आपको मतलब एक तरह से कंप्लीटली पता होना चाहिए कि कैसे कैसे डायनेस्टी ये भी चीज ना कृष्ण डायनेस्टी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, कृष्ण डायनेस्टी, और इसके बाद आगे जो डायनेस्टी आगे इनकी इम्पोर्टेंट अगर इसके फाउंडर की बात की तो इसके फाउंडर का नाम है चंद्रगुप्त, लेकिन इसे कहते हैं प्रिंस ऑफ चंद्रगुप्त, प्रिंस ऑफ इसका फाउंडर है। ये मुल्क का प्रिंस का मुल्क का खड़ा है, लेकिन इसका भी चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त गुप्त प्रिंस ऑफ गुप्त, ये जी आपने ना ये फर्क। अच्छा, इसकी डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट बंदा है जी किंग, जिसे कहते हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इनका जो इम्पोर्टेंट किंग है इसे कहते हैं नेपोलियन ऑफ हिंदुस्तान, नेपोलियन ऑफ हिंदुस्तान। आप इसके अगर इन्हीं के दौर एक इंडिया की जो पुराना चाइनीज टूरिस्ट आते हैं फाही लेकिन वो इंडिया में कब आए इस समुद्रगुप्त के चाइनीज ये है कि आप चाइनीज टूरिस्ट मेरी ये इस दौर में। अच्छा, उसके बाद डायनेस्टी के मुसलमान यहाँ पे इंटर होते हैं। तो जी तो इस वक्त डायनेस्टी खत्म होने के
यहां का किंग बनता है जी रायसासी। और जी रायसासी के बाद जी आपके आ जाते हैं राजा चच, राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम। अब जी आपका जो एक तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी वो स्टार्ट होने जा रहा है जी, जिसमें बनु उमैया की भी आएगी सारी हिस्ट्री वगैरह साथ ही मिक्सअप करके जी एक तरह से हम आपको ना स्टोरी बना के जी बताएंगे सारी कि याद कैसे करें। ये आपने जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूं एज सच ही आपने याद करनी है, एज सच ही ये स्टोरी आपको लफ्जन आनी चाहिए, जैसे मैंने बताई है वर्ड बाय वर्ड आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद यहां का बनता है जी किंग बनता है जी रायसासी। रायसासी यहां का किंग बनता है जी। और रायसासी का एक मिनिस्टर होता है जी, वो था जी आपका राजा चच। वो था जी राजा चच। ये था जी राजा दाहिर का बाप। ये राजा दाहिर का बाप था जी, ये मिनिस्टर था जी। ये इसका दौरानिया रहा है जी 647 से लेकर 660 एडी तक। 647 में जी डेथ हो गई आप उसकी जी हर्षवर्धन की। उसके बाद जी किंग बन गया जी रायसासी। इसका मिनिस्टर था जी राजा चच। अब जो ये राजा चर्च था ना जी, इसके एक तरह से इसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे जी। रायसासी की बीवी के साथ राजा चर्च के जी नाजायज ताल्लुकात थे जी। तो फिर ये राजा चर्च उसे जी बातों में बहलाकर उसकी बीवी से जी रायसासी को जी जहर दिलवा देता है। रायसासी की बीवी क्या करती है, इसे जी रायसासी को जहर देती है। जब जहर देती है तो आखिर में जो हुकूमत की मतलब कि वो मोहर होती है, स्टैंप होती है, वो जी किसके नाम लगवा लेती है जी, राजा चच के नाम लगवा लेती है जी। तो जी 660 एडी में जी आपका किंग बन जाता है जी। 660 एडी से 668 एडी तक दौरानिया यहां पे रहा है जी राजा चच का जी। राजा चच ये एडी का दौरानिया है जी सारा। 668 में इसकी डेथ होती है जी, राजा चच की 668 में डेथ होती है। 668 के बाद इसका बेटा राजा दाहिर किंग बन जाता है। राजा दाहिर, इसके बारे में जी हमने पढ़ना है थोड़ा डिटेल के साथ। राजा दाहिर ये इंपॉर्टेंट है जी। राजा दाहिर ये जी आपका 668 से लेकर 712 एडी तक किंग रहा है जी। 668 से लेकर 712 तक। इसका मिनिस्टर था जी सिसाकर। मिनिस्टर था जी इसका सिसाकर। राजा दाहिर का जी मिनिस्टर था जी सिसाकर। अच्छा जी, अब अगर मतलब कि इसके इनडायरेक्ट देखा जाए तो जी 668 में इधर आपके इस्लाम में क्या हो रहा था उस वक्त। अब थोड़ा जी इस्लाम की तरफ देखते हैं। आपको पता है कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से विसाल हुआ, ज़ाहिरी दुनिया से विसाल हुआ है जी 632 में। तो 632 से लेकर आपका जी 661 तक 660 तक दौरानिया रहा है जी खुलफाए राशिदीन का पीरियड रहा है जी। 30 साल का पीरियड खुलफाए राशिदीन का रहा है जी। अच्छा, उसके बाद अगर देखी जाए तो 661 में जी आपके ये मैं एक तरह से जी आपको बता रहा हूं इनडायरेक्ट यहां पे थे जी उस वक्त उमैया डायनेस्टी यहां पे थी जी उस वक्त उमैया डायनेस्टी। मैं इसका बस थोड़ा सा आपको मतलब इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, बाकी डिटेल से नहीं पढ़ाना। वो जी इसका ये इस्लामिक स्टडी का टॉपिक है जी हमारा कंप्लीटली। अच्छा जी, ये फाउंडर हैं जी इसके हजरत अमीर मौविया। फाउंडर हैं जी इनके हजरत अमीर मौविया। हजरत अमीर मौविया इनके फाउंडर हैं जी इस डायनेस्टी के जी। और जी इनकी अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 661 एडी से लेकर 750 एडी तक यहां पे हुकूमत रही है जी इस्लाम में आपकी। यहां पे हुकूमत रही है जी उमैया डायनेस्टी की जी। हजरत अमीर मौविया के जो खानदान की जी उमैया खानदान की जो हुकूमत रही है जी यहाँ पे 661 से लेकर 750 तक जी। अच्छा जी, अब जो हजरत अमीर मौविया की हुकूमत है इसमें वो रही है जी 661 से लेकर 680 तक। मतलब कि इस वक्त यहाँ पे हुकूमत इंडिया में जो हुकूमत थी राजा दाहिर की, और जो इधर इस्लाम में देखा जाए तो उस वक्त कौन थे जी आपके हजरत अमीर मौविया थे। ये देखें एक तरह से रिलेशन बन गया है जी। ऐसे रिलेशन बना के आपने ये सारी चीजें याद करनी है जी।
तो इधर थे जी आपके हजरत अमीर मुआविया जी। तो होता क्या है कि जी ये ना मुसलमान जो अब होते हैं ना, ये आस्ता आस्ता दीबल की बंदरगाह पे ना बसना स्टार्ट कर देते हैं। आपके इस कराची वाले रीजन में ना यहाँ पे मुसलमान बसना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों ना कि आपको पता है कि जी 636 एडी में मुसलमानों ने ये जी पर्शियन एम्पायर थी, तो जी आपकी ससानीद एम्पायर थी, उसे भी मुसलमानों ने फतह कर लिया था जी हजरत साद बिन अबी वकास ने। तो यहाँ पे ईरान वाले रीजन में मतलब कि जो हजरत उमर की अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो बलोचिस्तान तक थी, टिल बलोचिस्तान तक हजरत उमर की जी हुकूमत थी। तो यहाँ पे जी क्या हुआ कि मुसलमान यहाँ पे बसना स्टार्ट हो गए, आस्ता आस्ता मुसलमान यहाँ पे दीबल कराची सिंध के एरिया में जी मुसलमान बसना स्टार्ट हो गए जी। तो फिर क्या होता है कि 712 में ना जी 711 के एंड में 711 के एंड में एक मतलब के अरब कबाइल का जी एक बहरी बेड़ा, मतलब कि बहरी बेड़ा अगर देखें उसका बहरी बेड़े का जो फाउंडर है वो है जी आपके हजरत अमीर मुआविया। इन्हीं ने जी सबसे पहले बहरी बेड़ा बनाया था। तो जी वो जी बहरी बेड़ा क्या होता है कि दीबल की बंदरगाह से वापस जा रहा होता है जी आपके सऊदी अरब में, अरेबियन पेनिनसुला में जी। तो क्या करता है, जो ये सिसाकर है, ये इसका मिनिस्टर सिसाकर है, ये जी उस बहरी बेड़े को लूट लेता है, बहरी बेड़े को लूट लेता है। ये है जी 712 की बात, ये है जी आपकी 711 के एंड या 712 के स्टार्ट की बात है। करता सबसे पहले ये बंदा सिंध में। लेकिन क्या करता है कि जो ये सिसाकर है ये अबैदुल्लाह को दे देता है जी शिकस्त, और अबैदुल्लाह जंग में जी शहीद हो जाते हैं। अबैदुल्लाह के बाद जी 712 में भेजते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम को जी, 712 में जी 712 में जी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जी हमने थोड़ा पढ़ना है डिटेल के साथ जी। 712 और जी आपके हैं जी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं जी। अब मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात की जाए तो ये जी आपके 600 बोर्न पैदा हुए हैं जी आपके जी, ये 695 एडी में जी पैदा कहां पे हुए हैं जी, ताइफ में पैदा हुए। और जी इनकी अगर फैमिली बात की जाए, खानदान की बात की जाए तो वो था जी बनु सकीफ, बनु सकीफ। ये वही है जी खानदान जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी दुआ की थी कि ये लोग मुझे नहीं जानते लेकिन इनकी नस्लें मुझे पहचानेंगी जी। तो ये 695 में पैदा हुए ताइफ में बनु सकीफ कबीले में जी। तो ये जी इन हिजाज बिन यूसुफ के भतीजे भी थे और दामाद भी थे, भतीजे भी थे और दामाद भी थे। तो जी 712 में जी मूव करते हैं जी, मूव टूवर्ड्स सिंध। 712 में मूव टूवर्ड्स सिंध, सिंध की तरफ जी ये क्या करते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम मूव करते हैं जी। और राजा दाहिर से इन बच्चों को जो वो बहरी बेड़ा वगैरह होता है जी उसे सारा छुड़वाने के लिए ये जी मोहम्मद बिन कासिम जाते हैं जी। तो फिर क्या होता है
आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की फौज होती है जी 12,000। मंजनेकों को इंट्रोड्यूस करवाया है इंडिया में, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंट्रोड्यूस करवाया है इसने। मंजनेकों को, सब मंजनेके क्या होती थी, ये आपकी पत्थर बरसाने के लिए काम आती थी, ये जंग में पत्थर बरसाने के लिए जी काम आती थी। ये इंट्रोड्यूस किसने करवाई है जी, मोहम्मद बिन कासिम ने करवाई है। तो जी ये फिर जी 712 में जंग होती है और राजा दाहिर क्या होता है जी, ये जंग में ही कत्ल हो जाता है। राजा दाहिर जंग में कत्ल हुआ, जंग में कत्ल हुआ। अच्छा, राजा दाहिर का एक और भी बड़ा काम मशहूर है कि राजा दाहिर का ना नजूमी इसे बताते हैं कि जो आपकी बहन है ना रानी बाई, जो आपकी बहन रानी बाई से शादी करेगा वो आपकी सल्तनत को खत्म कर देगा जी, इस सारे एरिया पर वो हुकूमत करेगा। तो फिर ये ऐसा करता है कि ये अपनी बहन से ही शादी कर लेता है, ये कहता है कि कोई और करे, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही कर लेता हूं। अपनी बहन रानी बाई से शादी की जी इसने, राजा दाहिर ने अपनी बहन रानी बाई से शादी की जी। 712 में जी मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया जी, ये जी मतलब कि मूव टुवर्ड सिंध हुआ था। सिंध से अब देखें, अब जो इस्लाम है आपका वो सिंध से दाखिल हुआ है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। किसके जरिए हुआ है, सिंध से। इसी वजह से सिंध को कहते हैं जी गेट वे ऑफ इस्लाम, बाबुल इस्लाम, गेट वे ऑफ इस्लाम। इस्लाम जहां से इंटर हुआ है वो है जी बाबुल इस्लाम। सिंध का इस्लाम का दरवाजा कौन सा है जी, इस सब कॉन्टिनेंट में कौन सा है जी, सिंध। सिंध के जरिए से जी इस्लाम आपका यहाँ पे इंटर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जी बड़े बड़े मुजद्दिद वगैरह भी यहाँ पे जी पैदा हुए हैं इस्लाम में जी। तो ये फिर जी राजा दाहिर यहाँ पे जी अब हुकूमत इस एरिया पे किसकी आ जाती है जी, बनु उमैया की जी। 712 में इस आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट या सिंध वाले रीजन में जी सारी हुकूमत किसकी आ गई जी, गुजरात, इंडियन गुजरात भी जिसमें आ जाता है, राजस्थान भी आपका आ जाता है, इस सारे एरिया पर हुकूमत आ गई जी बनु उमैया की। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में फिर मुल्तान का किला अरूर का किला फतह किया जी। अरूर फोर्ट इस ऐसे कहते हैं जी, अरूर, मैं उर्दू में लिख देता हूं, अरूर का किला जो मुल्तान में था जी, मुल्तान फतह किया जी 713 में, मुल्तान 713 एडी में जी। 713 में जी मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान को फतह करते हैं, मुल्तान का अरूर किला फतह करते हैं जी। उसके बाद जी 715 एडी में जी मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है जी, मोहम्मद जो खलीफा अब्दुल मुल्क होता है, अब्दुल मुल्क की डेथ होती है, तो इसके बाद जी यहाँ का किंग बनता है जी सुलेमान फिर क्या करता है जी कि इन तमाम किंग को मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लेता है और हिजाज बिन यूसुफ से बदले की वजह से मोहम्मद बिन कासिम का जी कत्ल करवा देता है, इसे इराक की जेल में बंद करवा देता है। और ये क्या होता है 715 में जी इसकी 717 में जी मोहम्मद बिन कासिम की जी डेथ हो जाती है। 717 में 717 में जी इन इराक में जी। बाकी जो कुछ मजीद आपका रहता है, हिजाज बिन यूसुफ कौन है, अब्दुल मुल्क कौन है, ये जी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मजीद वो हम पढ़ेंगे जी जब हम इस्लामिक स्टडी का टॉपिक डिस्कस करेंगे जी उमैया डायनेस्टी। उसमें मैं आपको मजीद बताऊंगा कि इसके दौर के, जैसे इसके दौर के और भी गवर्नर देखे जाए तो मूसा बिन नसीर आपके 711 में जिन्होंने जी स्पेन को फतह किया, फातह अंदलस, वो भी सारे जी इसी के रीजन के थे जी, इसी के दौर के थे जी, अब्दुल मुल्क के दौर के जी, जिसमें तारिक बिन जियाद आते हैं जी, मूसा बिन नसीर आते हैं जी, कुतैबा बिन मुस्लिम आते हैं, कनक्यूरर ऑफ सेंट्रल एशिया, कनक्यूरर ऑफ अंदलस, ये है जी कनक्यूरर ऑफ सिंध, जो वो ये सारे हैं वो सारे जी इस बंदे के दौर में जी क्या था, ये बनु उमैया की पीक थी जी, बनु उमैया का पीक पॉइंट था जी, जिसमें बनु उमैया ने बहुत ज्यादा अपनी बड़ी सल्तनत बना ली थी। इवन के आप यूरोप के स्पेन तक इनकी हुकूमत बन गई थी जी।
इसमें आपका नॉर्दर्न अफ्रीका सारा आ जाता है, और उसके बाद ये आपका बलोचिस्तान, सिंध, ये सारा एरिया था जी, इन्हीं के अंडर था जी। ये अब्दुल मुल्क का दौर था जी, वो इनका पीक था जी, वो इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, अब जी यहाँ पे किन की हुकूमत रही है जी? बनु उमैया की। लेकिन आपको पता है कि बनु उमैया की जो हुकूमत है वो खत्म होती है जी 750 एडी में। तो 750 एडी से लेकर 750 में जो आखिरी बनु उमैया का यहाँ पे सिंध में जो गवर्नर था वो था जी मंसूर अल जमहूर। मंसूर अल जमहूर। मंसूर अल जमहूर को हटाकर यहाँ पे अबू मूसा गवर्नर बन जाता है जी वलीद बिन सॉरी इनका बनु अब्बास डायनेस्टी का जी, बनु अब्बास डायनेस्टी। यहां पे सिंध में मतलब कि एक तरह से देखी जाए तो 712 से लेकर 750 तक किसकी हुकूमत रही? उमैया की जी, उमैया की जी, उमैया डायनेस्टी रही जी आपकी सिंध में। उसके बाद आपको पता है कि इनका जो लास्ट किंग था सिंध में, लास्ट किंग इन सिंध, लास्ट गवर्नर, गवर्नर ऑफ उमैया कह लें या किंग कह लें, लास्ट गवर्नर कह लें, लास्ट गवर्नर ऑफ उमैया इन सिंध, लास्ट गवर्नर ऑफ उमैया डायनेस्टी इन सिंध, तो वो था जी आपका मंसूर अल जमहूर। मंसूर अल जमहूर जी इनका लास्ट था जी। उसके बाद फिर आपको पता है कि 750 एडी से लेकर 1258 तक रहती है जी आपकी डायनेस्टी बनु अब्बास, अब्बासिड डायनेस्टी रहती है जी, अब्बासिड डायनेस्टी। अब्बासिड डायनेस्टी 750 से 1258 तक रहती है जी आपकी अब्बासिड डायनेस्टी, अब्बासी डायनेस्टी। तो जी इन्होंने क्या किया 750 में, जो अब्बासी डायनेस्टी का फाउंडर था जी, फाउंडर था जी इनका अबू अल अब्बास अब्दुल्ला अस-सफा। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर है ये है जी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक हजरत अब्बास की पांचवी पुश्त, हजरत अब्बास की पांचवी पुश्त में से एक बंदा था जी अबू अल अब्बास अब्दुल्ला अस-सफा। अबू अल अब्बास, अबू अल अब्बास अब्दुल्ला अस-सफा, ये था जी इस डायनेस्टी का फाउंडर। ये जी हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की जी पांचवी पुश्त में से था जी। तो इसने क्या किया जी, इसने इसे जी क्या किया, एग्जाइल कर दिया, इसे हटा दिया, क्यों ना कि उमैया का था। इसे अस-सफा इस वजह से कहते हैं क्यों ना कि जब इसने हुकूमत संभाली तो इसने बनु उमैया के जो सल्तनत के जो बादशाह थे, बनु उमैया डायनेस्टी के जो बादशाह थे, उन्हें कब्रों में से निकाल कर उनकी लाशों को जी, नाशों को जलाया गया, इसने उसे जला दिया था। इस वजह से इसे कहते हैं अस-सफा। अस-सफा का मतलब होता है ब्लडनेस या खून रेज, खून रेज, ये खून रेज बंदा था जी। इसने इतना मतलब कि एक सिर्फ हजरत अमीर माविया, उसके बाद हजरत आपके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत अमीर माविया को छोड़कर इस बंदे ने जी तमाम जितने भी खलीफा थे बनु उमैया के, उन तमाम को जी उनकी कब्रों से निकालकर उनकी नाशों को जिंदा जलाया जी इसने। इस वजह से इसका टाइटल पड़ गया जी अस-सफा। तो जी इसने फिर क्या किया, इसने मंसूर अल जमहूर को यहां से हटा दिया और यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी आ गई जी, अब यहाँ पे हुकूमत आ गई जी अब्बासिड डायनेस्टी की। अब्बासिड डायनेस्टी की यहाँ पे हुकूमत आ गई और इनका जो पहला खलीफा बना सिंध में, अगर पहला गवर्नर की बात करूं तो वो बना जी अबू मूसा। अबू मूसा यहाँ का जी पहला अब्बासियों का जी पहला खलीफा बना। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे जी आपके स्टार्ट हो जाएंगे जी मजीद आपके महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी और जो जितनी भी आगे डायनेस्टीज हैं आपकी इंडिया में जी, वो सारी डायनेस्टीज को इंशाल्लाह जी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।